Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 अप्रैल 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो हर रोज मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम पब्लिश होता है और आज से ये वीडियो कंटिन्यू पब्लिश होता रहेगा। अभी पिछले कुछ समय पर बहुत इश्यूज फेस किए हैं, वीडियो को बीच बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ा है। बट मेरी कोशिश है कि मैं अब से यहाँ पर यानी अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है तो मैं अब से इस वीडियो को कंटिन्यू रखूं, रेगुलर बेसिस पर आपको दोनों वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहें। इस लेक्चर में मेजरली हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट जैसे न्यूज आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। और ध्यान से एक बात सुनना, इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मिस करोगे तो एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और वो एमसीक्यू आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करेंगे। जो भी कुछ आज के करंट अफेयर के सेशन से आप सीखोगे उसको एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकोगे। इससे अच्छी बात क्या है कि हाथों हाथ आपने पढ़ा और ये भी देख लिया कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस पूरे के पूरे एमसीक्यू सेशन को अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। हर बार बहुत सारे लोग यहाँ पर उसको अटेम्प्ट करते हैं। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर और वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला चैनल मिलेगा, यहाँ से आप जितने भी यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह इस चैनल के वो सब आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपको लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ पिछले टॉपिक हैं, कुछ नए टॉपिक है, सबको मर्ज करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 3-4 दिनों से करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, किसी को भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। जो भी लोग इस मॉर्निंग वाले वीडियो को देखा करते थे, क्योंकि उन 4 दिनों का पीपीटी मैंने तैयार कर रखा है। कहोगे तो मैं डायरेक्टली पीपीटी भी सेंड कर दूंगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके वीडियोस रिकॉर्ड कर करके आपके पास तक सारा का सारा कंटेंट पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो भले ही मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं, बट इतना तो मैंने किया है कि जो पीपीटीज है वो रेडी कर रखी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने विश्वास दिखाया है इस चैनल पर, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। द हिंदू के वीडियो को 40-50 हज़ार लोग देख रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि इतना ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर किसी चैनल पर नहीं आ रहा है जो कि हमारे द हिंदू पर या फिर इस सेकेंड वाली वीडियो पर आता है। ठीक है, तो इतना ट्रस्ट जब आप दिखाते हो तो उसके बेसिस पर मेरा भी यहाँ पर एक ड्यूटी बनती है, कह सकते हो कि कंटेंट को तैयार करके रखना। वो कंटेंट मेरे पास में रेडी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जो मैसेजेस हैं वो रिसीव करे हैं कि पिछले 4 दिनों के रिगार्डिंग सर पिछले 4 दिन का मॉर्निंग का वीडियो, द हिंदू का तो चलो कंटिन्यू आ रहा है, मॉर्निंग का वीडियो सर है, उसका जो बीच बीच का डेटा है वो सर रह गया है, कैसे पूरा करेंगे। तो उसके लिए आपको प्लीज़ घबराना नहीं है। ठीक है, वो सब मेरे पास में डेटा अवेलेबल है। कहोगे तो मैं टेलीग्राम पर सारा एक साथ शेयर कर दूंगा, उससे एक बर्डन बढ़ जाएगा। धीरे धीरे वीडियोस में कवर करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे और धीरे धीरे चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है पार्किंसंस डिजीज के बारे में। पार्किंसंस डिजीज एक बीमारी जो कि चर्चा में है, तो मतलब बीमारी या फिर हेल्थ का कोई टॉपिक है तो ये हमारे कहाँ पे आता है, जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में आता है। ये बीमारी क्यों है चर्चा में, आओ पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या है। ऊपर ब्लू पोर्शन में आपको दिख रहा है ये खबर है, क्या बोला गया है। तो हाल ही में एक स्टडी की गई है जिसमें पता ये चला है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपकी दौड़ भाग है ना, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं मदद कर सकती है पार्किंसंस डिजीज से थोड़ा बहुत छुटकारा दिलाने में। जो भी व्यक्ति पार्किंसंस डिजीज से सफर कर रहा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर कर रहा है। तो पार्किंसन डिजीज के जो लक्षण है वो भी थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। जो यहाँ पे पार्किंसन डिजीज में बॉडी जाम होने लगती है वो भी थोड़ा सा खुल सकती है, आपका ब्रेन थोड़ा प्रॉपर काम कर सकता है। तो ये बात रिसेंटली एक स्टडी के अंदर में पाई गई है, दैट इज वाई पार्किंसंस डिजीज चर्चा में है। अब सवाल यह है कि ये डिजीज क्या है, ये कौन से ऑर्गन से संबंधित है, तो ये हमारे ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, दिमाग से संबंधित है। इस वजह से इसको हम लोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, आपके पूरे ब्रेन को अफेक्ट करता है। और ब्रेन अफेक्ट हुआ तो पूरी बॉडी काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो भी मरीज होता है ना, उसको अपनी बॉडी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं हो पाता, क्योंकि दिमाग संतुलन में नहीं है। अब जब दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो बॉडी पे कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि दिमाग ही क्या कर रहा है, पूरे की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है।
तो अगर यहाँ पर उसका नर्वस सिस्टम बुरी तरह से अफेक्ट होगा, ना ही यहाँ पे उसके बॉडी का बैलेंस बन पाता है, ना ही वो अपने बॉडी का प्रॉपर मूवमेंट करवा पाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी ये सिचुएशन और गंभीर होती रहेगी। और खासकर ये जो बीमारी है वैसे बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है, जो बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों या टीनेजर्स वाले, यानी जो आपके 13 से लेकर 19 तक के जो उम्र के बच्चे हैं, इनमें भी देखने को मिल जाती है। सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पर यह है कि इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं देखने को मिलेगा जो कि इस बीमारी को ठीक कर सके। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट सभी चीज़ का करा जा सकता है, लेकिन ठीक करने का कोई दावा यहाँ पर पार्किंसन डिजीज़ का नहीं देखने को मिलता। और बहुत सारी स्टडीज़ ने यह बताया कि जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, उनमें ज़्यादातर ये पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। महिलाओं में बीमारी कम पाई गई है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा पाई गई है। अब इसके कॉज की बात करते हैं, आखिरकार कैसे हो रहा है। तो बॉडी में, ब्रेन में जो आपके नर्व सेल्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, उनका प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता है, जो कि आपके पूरे बॉडी का मूवमेंट जो है कंट्रोल कर रहे हैं। वो नर्व सेल धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब उनका कनेक्शन टूट गया। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे बॉडी में, दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामिन। ठीक है, अब वो जो डोपामिन है ना, वो भी यहाँ पर दिमाग में प्रोड्यूस होता है। वो डोपामिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है इस पार्किंसंस डिजीज वाली सिचुएशन में। ठीक है, और डोपामिन का एक इंपॉर्टेंट काम यह है कि डोपामिन ना हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में मिलकर काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम करता है। जो हमारे ब्रेन में इतनी सारी नर्व्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, जिससे पूरा बॉडी यहाँ पर मूव कर रहा है, पूरे बॉडी का आप मूवमेंट करवा पा रहे हो। लेकिन अगर यही रिलीज होना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी बढ़ जाएंगी। और इसमें क्या होता है, आपकी नर्व सेल्स ही डैमेज होने लगती हैं। नर्व सेल्स डैमेज होने के साथ साथ उसका कनेक्शन टूटने लगता है। प्लस टूट जाएगा नर्व सेल का कनेक्शन तो बॉडी में जो एक इंपॉर्टेंट केमिकल है डोपामिन, वो भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्रोड्यूस होने की जो क्षमता थी उसकी, वो पहले जितनी नहीं रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं कारण है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज जैसी प्रॉब्लम का सामना कई सारे लोगों को पड़ना पड़ जाता है। अब सवाल यह है कि इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। तो लक्षण में सबसे पहला ट्रेमर देखने को मिलेगा। बॉडी ना जाम होने लगती है, सही से यहाँ पर काम नहीं करती है बॉडी। ये एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बॉडी झटके मारने लगती है, हाथ में, लेग्स में, जॉ में बहुत इतने झटके पड़ते हैं। प्लस बॉडी का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा रुकने लगता है, फिर धीरे धीरे और थम जाता है। बॉडी का मूवमेंट फिर एक समय बाद काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर इसके लक्षण नजर आते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पार्किंसन डिजीज़ का शिकार बन जाता है तो उसको ये लक्षण के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि वो अगर खाना खा रहा है तो उसको खाने को अच्छे से निगल पाना, अच्छे से चबाने में दिक्कत है, प्रॉपर बोलने में दिक्कत है ना। तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हैं, खाल से संबंधित प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन में जा सकता है इंसान, उसके इमोशन काफ़ी तेज़ी से चेंज होने लगेंगे, सो नहीं पाएगा सही से। तो ये भी काफ़ी बार अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग पेशेंट्स के अंदर में देखने को मिली है। और एक और गंभीर बात यहाँ पर यह है कि आज के समय में कोई भी ब्लड लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकल टेस्ट इसका अवेलेबल नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा तरीका अवेलेबल नहीं है जिससे हम लोग पता लगा सकें कि पार्किंसंस डिजीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा पता लगाना मुश्किल हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर जब सिचुएशन गंभीर हो जाती है, बहुत सारे लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, देन उसके बाद हम लोग को पता चलने लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति पार्किंसन डिजीज़ का शिकार बन चुका है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो ये ना अभी रिसेंटली भी काफ़ी चर्चा में है। इसकी कुछ यूनिक फीचर्स हैं, दुनिया में ये कुछ इकलौता इस प्रकार का पार्क नज़र आता है। तो अभी रिसेंटली भी चर्चा में था, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अब की बार कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए। पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे ये चर्चा में क्यों है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में मणिपुर सरकार को एडवाइस दिया है कि भाई जल्द से जल्द कुछ ऐसे कदम उठाओ जिससे हम लोग इस कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क को बचा सकें, इसकी सुरक्षा कर सकें। जो यहाँ पर लोकटक लेक पाई जाती है, लोकटक झील पाई जाती है, उसकी सुरक्षा कर सकें। इसके लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। ये बात यहाँ पर रिसेंटली बोली गई है मणिपुर सरकार से। इस वजह से कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क चर्चा में है। तो क्या क्या पढ़ना है आओ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है।
फ्लोटिंग मतलब इस प्रकार से तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार का नेशनल पार्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ और इमेजेस में लेकर आया था, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, एक बेस्ट व्यू है इसका। ठीक है, तो दुनिया का ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। समझ में आई बात? आगे आते हैं। अब उसके बाद में लोकेशन की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मैंने ऊपर बोला मणिपुर सरकार से बोला है, तो मणिपुर के अंदर ही तो स्थित होगा। बिल्कुल सही बात है। मणिपुर के अंदर भी कहाँ पर, बिष्णुपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यह फ्लोटिंग पार्क स्थित है। ये जो पार्क है, ये कह सकते हो जो लोकटक लेक है उसके सदर्न वेस्ट पार्ट में स्थित है। लोकटक लेक भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जो कि जानी जाती है फुमदिस के लिए। अब ये फुमदिस क्या है, तो इस प्रकार का यहाँ पर ये फ्लोटिंग बायोमास है जो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पर फुमदिस है जो कि इसके ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? और एक बात और, ये जो एरिया है ना, ये एक आखिरी नेचुरल हैबिटेट है किसका, सांगाई डियर का, जिसको मणिपुर में डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। अब डांसिंग डियर और सांगाई डियर क्या है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये डियर बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, बहुत कम ही मात्रा में इनकी जो संख्या है वो बची हुई है। और ये ना कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक आखिरी जगह है, ध्यान रखना, एक आखिरी जगह जहां पर ये सांगाई डियर पाए जाते हैं। तो इस वजह से इस एरिया की प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, पानी में जो रहते हैं ना प्लांट्स, वाले प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड बोर हो गया, हॉक डियर हो गया, कॉमन ऑटर हो गया, लार्ज इंडियन जंगल कैट हो गया, फॉक्स, बे बैम्बू, राइट, गोल्डन कैट, ये सारे यहाँ पर अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमने इस आर्टिकल में सांगाई डियर के बारे में चर्चा की है, तो सांगाई डियर के बारे में कुछ की फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रूसर्वस एल्डेई। कॉमन नेम क्या है, सांगाई के नाम से जानते हैं, वैसे इसको ब्रो एंटेलर डियर के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ में डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो केवल और केवल कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके फीचर्स की बात करोगे तो ये कहीं पूछा नहीं जाएगा। मीडियम साइज का है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का है, जैसा आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पूछा जाएगा कंजर्वेशन स्टेटस। तो कंजर्वेशन स्टेटस में इस डियर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब है यहाँ पर इसका आप व्यापार वगैरह नहीं कर सकते हो। IUCN रेड लिस्ट में व्यापार वगैरह नहीं, यहाँ पर इसकी हंटिंग वगैरह आप नहीं कर पाओगे, यानी शिकार वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर कोई शिकार करता है तो कहीं ना कहीं इस रूल का, इस नियम का वायलेशन है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। IUCN रेड लिस्ट के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में इस डियर को रखा गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरे में यह प्रजाति हमें नजर आती है। तो सांगाई डियर वाला पोर्शन भी कवर हो गया, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क कवर हो गया। एक आखिरी चीज़ जो यहाँ पर बची है वो है लोकटक लेक। तो लोकटक लेक की बात करेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि मणिपुर ही हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही ये लोकटक लेक पाया जाता है। तो अभी तक कह सकते हो एक बड़े साइज का झील है जहाँ पर साफ पानी पाया जाता है। और इसको हमने रामसर कन्वेंशन के अंदर में एक वेटलैंड जो है उसका डेजिग्नेशन दे रखा है। वेटलैंड वाला जो टैग है इसको यहाँ पर दिया गया है। प्लस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर में भी इस पर्टिकुलर लेक को रखा गया है। तो ये इस लेक के कुछ इंपॉर्टेंस आपको नजर आएंगे, ये आपको सीन नजर आएगा पूरे के पूरे लेक का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक 2K प्लस लाइक का टारगेट है, आप इसको पहुंचा सकते हो। और मुझे पता है आप वीडियो काफ़ी कम लोग देख रहे होंगे, तो आपका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 ये रिसेंटली यहाँ पे चर्चा में आता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल ही में ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से रिलेटेड, इसको सही किया है। तो सही क्या है, कैसे किया है इन्होंने? यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPI, इसको यहाँ पर गलत तरीके से इसमें ऐड कर दिया था, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया, तो उसको थोड़ा बहुत सही किया। तो इस वजह से ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स चर्चा में है। ये चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा सीधा यहाँ पर इस इंडेक्स पर आ जाओ, क्योंकि इंडेक्स को लेकर जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं इसको लेकर सवाल बनते रहते हैं। पहला सवाल किस तरीके से बनता है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स है या पर्टिकुलर रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है। तो पहली चीज़ ध्यान रखना, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? देखो, इसको हर साल पब्लिश किया जाता है और पब्लिश करने वाली बॉडी का नाम है IEP, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो एक ग्लोबल थिंक टैंक रिपोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये क्या देता है? ये आपको एक पूरा का पूरा डिटेल समरी प्रोवाइड करवाता है
दुनिया भर में टेररिज्म का, आतंकवाद का क्या पैटर्न चल रहा है पिछले 15 सालों में, तो वो चीज़ को लेकर ये पूरा का पूरा एक डिटेल समरी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इस रिपोर्ट में टोटल 163 कितनी 163 कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की जाती है। 163 कंट्री का पिछले 15 साल का डेटा देखा जाएगा और देखा जाएगा आतंकवाद का कितना बुरा इम्पैक्ट इन कंट्रीज़ के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि कितने सारे मतलब इन देश में कैसे हम ये ऊपर नीचे करते हैं, कैसे यहाँ पर इनको रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग देने के पीछे का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस भी देश में आतंकवाद वाले मामले ज़्यादा नज़र आए होंगे, टेररिस्ट इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इंजरीज ज़्यादा हुई होंगी, बवाल ज़्यादा हुए होंगे, हमले ज़्यादा हुए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो कंट्री टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये जो इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स को यहाँ पे तैयार किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है कुछ डेटा इस्तेमाल करके। वो डेटा कहाँ से लेते हैं? टेररिज्म ट्रैकर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज यहाँ पर डेटा लेते हैं, जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करवाता है, जिन्होंने जून 1 2007 से लेकर सारा का सारा टेररिस्ट अटैक का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। तो अब की बार जो 2023 का ये जो इंडेक्स है, अभी हम इंडेक्स पर नहीं आए, अभी तो मैंने आपको समझाया इंडेक्स कैसे तैयार होता है, कितनी कंट्रीज आती हैं, कौन तैयार करता है। अब बात आती है कि 2023 का जो एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है क्या बोलता है अलग अलग देशों के बारे में, भारत के बारे में। तो अफगानिस्तान यहाँ पर टॉप स्पॉट पर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले, टेररिस्ट अटैक्स, इंसिडेंट्स जो भी कहो वो सब नज़र आए हैं। तो अफगानिस्तान ने यहाँ पर टॉप किया है और अफगानिस्तान पिछले 4 साल से यहाँ पर इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है और अब की बार भी टॉप किया है। इंडिया की रैंकिंग 13th नंबर पर रखी गई है। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरावट हुआ है, लेकिन नहीं तो फिर कह सकते हो 13th रैंक भी काफ़ी बुरी है भारत के लिए इस टेररिज्म इंडेक्स के तौर पर। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। इंडिया के अंदर में शुगर इंडस्ट्री की स्थिति क्या है वो समझेंगे, और इंडिया का जो शुगर है पिछले कुछ समय पर वो कितनी तेजी से एक्सपोर्ट किया गया वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया से जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस स्टोरी बनता हुआ नजर आया है। लोगों का अटेंशन हमारे शुगर एक्सपोर्ट की तरफ गया है, क्योंकि 2017-18 और 2021-22 को कंपेयर करोगे तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। क्या गैप नजर आएगा? तो 2017-18 में हमने 810 मिलियन का शुगर एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2021-22 में 5.5 बिलियन का जो शुगर है वो एक्सपोर्ट कर रखा है। 4.6 बिलियन का जो शुगर है वो एक्सपोर्ट कर रखा है। वो धीरे धीरे इस साल मार्च 31 तक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में हम यही डिस्कस करेंगे कि शुगर इंडस्ट्री का पूरा स्थिति क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज भारत में कहाँ कहाँ पर है, और ये शुगर एक्सपोर्ट पिछले कुछ समय पर कैसे बढ़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले इंडिया के अंदर शुगर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। शुगर इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसपे कई सारे जो फार्मर्स हैं उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से निर्भर है। लगभग 50 मिलियन के आसपास जो गन्ना वाले फार्मर्स हैं, शुगर केन फार्मर्स हैं, वो यहाँ पर इसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 5 लाख के आसपास जो वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली शुगर मिल में काम करते हैं। तो आप कहोगे चीनी का गन्ने से क्या लेने देना? भाई जो चीनी बन रही है वो गन्ने से ही बन रही है। खेत में गन्ना उगाया जा रहा है, गन्ने को काट कर शुगर मिल तक पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर 50 मिलियन के आसपास शुगर केन फार्मर क्या कर रहे हैं? गन्ना उगा रहे हैं। फिर वो गन्ना उखाड़ कर कहाँ पे लेकर जाता है? शुगर मिल में। तो शुगर मिल में उस गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। तो शुगर मिल में लगभग 5 लाख के आसपास जो वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं काम। तो बहुत सारा रोजगार कह सकते हो ये शुगर इंडस्ट्री डायरेक्टली लोगों को प्रोवाइड करवाती है। शुगर सीजन को जब आप लोग देखोगे तो अक्टूबर से सितंबर तक का एक बेहतरीन सीजन होता है यहाँ पर, ये बोला जाए, क्योंकि इस अक्टूबर से सितंबर के बीच में बहुत सारा शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है भारत के अंदर में। और इस समय पर इंडिया देखो दुनिया का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर निकल कर आ रहा है। वैसे तो ब्राज़ील एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन ब्राज़ील को धीरे धीरे इंडिया बीट कर रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी के समय पर हम दुनिया पे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, यानी शुगर के सेकंड नंबर पर आने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। साथ ही साथ में हम लोग कंज्यूमर भी हैं, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बनाने के साथ साथ हम थोड़ा कंज्यूम करते हैं, बाकी जो बचता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत में शुगर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर नज़र आती हैं? तो इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज़ वहीं होंगी जहाँ पर गन्ना लगेगा। जहाँ जहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा हो रही होंगी वहीं पर इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है। कहोगे कारण? दूर भी तो हो सकती है इंडस्ट्री। कारण यहाँ पर यह है कि गन्ना जैसे तोड़ोगे ना, और अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत दूर होगी तो उसको ले जाते वो जो फसल है वो बेकार हो जाएगी, गन्ना बेकार हो जाएगा।
तो इस वजह से जो शुगर मिल है वो पास में होना ज़रूरी है, ताकि तुरंत तोड़ो, ताज़ा गन्ना पहुंचाओ मिल में और उससे बेहतरीन क्वालिटी की एक चीनी बनाई जाए। चीनी कभी बेहतरीन क्वालिटी की होती नहीं है, आपको पता है, चीनी एक वाइट पॉइजन ही है, ठीक है। क्योंकि अगर गन्ना यहाँ पर देखोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़राब हो जाएगा, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर गन्ने को तुरंत तोड़कर शुगर मिल तक पहुँचाना ज़रूरी है। इस वजह से जहाँ पर गन्ना लगाया जाता है वहीं आसपास शुगर मिल्स भी नज़र आती हैं। समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि शुगर मिल कहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा गन्ना ट्रॉपिकल रीजन में लगाया जाता है, जैसे इंडिया का साउथ रीजन जो हो गया। साउथ रीजन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी, केरला, ये सारे के सारे यहाँ पर ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन में है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, यहाँ सभी जगह पर बहुत सारा गन्ना लगाया जाता है। इन स्टेट्स के अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब को भी यहाँ पर इसी शुगर ग्रोइंग रीजन में कवर किया गया है। यहाँ पर भी बहुत सारा गन्ना लगाया जाता है। इवन 2022 में खबर आई थी कि महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया। किस मामले में? शुगर प्रोडक्शन के मामले में, चीनी के उत्पादन के मामले में। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कई सारे राज्य हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, चीनी का उत्पादन होता है। जहाँ गन्ने का उत्पादन हो रहा है वहीं पर चीनी का उत्पादन भी हो रहा है। रीज़न क्या है वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि भारत का जो शुगर एक्सपोर्ट है वो कैसे बढ़ा। तो पहली चीज़ यहाँ पर इंडिया का जो शुगर का ग्रेड है, जो क्वालिटी आप देखोगे ना, वो हम लोग ज़्यादातर रॉ शुगर बेचते हैं। रॉ शुगर समझ रहे हो? रॉ मतलब एकदम कच्ची ब्राउन कलर की होती है वो, फिर उसको यहाँ पर रिफाइन करना पड़ता है, तब जाकर वो वाइट कलर में बदलती है, ठीक है। तो जो रॉ शुगर होती है ना, उसको यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्राउन कलर की रॉ शुगर है, ये अनरिफाइंड शुगर है, ये डायरेक्टली यहाँ पर गन्ने के प्लांट से बना दी गई है। लेकिन हम क्या कंज्यूम करते हैं? हम रिफाइंड शुगर को कंज्यूम करते, तो इसको और ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा, इसमें से और ज़्यादा जो इंप्योरिटीज़ है वो हटाई जाएंगी, उसके बाद जाके आपको ये वाइट कलर की जो शुगर है वो मिल जाती है। और ये इतनी खतरनाक होती है कि इसका एडिक्शन हो जाता है लोगों को। जैसे आज के समय पर भी कई सारे लोगों को एडिक्शन होगा मीठे का, क्रेविंग्स बहुत सारी होने लगती। जब आप लंबे समय तक नहीं खाते तो बहुत सारी क्रेविंग्स होने लगती हैं, और लंबे समय तक रोक देते हो ना शुगर को, लंबे समय तक चलो आपने रोक भी दिया, लेकिन एकदम से आपके मुंह में जब लगता है तो इकट्ठा इतना खा लेते हो कि जो आपने गैप किया था वो सब पूरा हो जाता है उसी दिन। ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता है तो तभी मैं कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ें वो नज़र आती है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं एडवाइस देना, हेल्थ पर एडवाइस देना ज़्यादा अच्छा समझता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुद इतना पर्सनल एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है नहीं हेल्थ के ऊपर में, मैं सही से फोकस नहीं कर पाता, तो इस वजह से अच्छी एडवाइस मैं यहाँ पर दे भी नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा अपनी लाइफ में अगर आप चीनी कट कर सको तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। मैं ये बात भी ज़रूर से ऐड करूँगा, ठीक है। तो चीनी को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो और कट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है। थोड़ा बहुत खाना है तो आप यहाँ पर जो गुड़ होता है उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी ध्यान रखना ओरिजिनल हो, चीनी वाला ना हो, मसाले वाला ना हो, वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो मतलब देखो, अगर वो भी ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो वो भी नुकसानदायक ही है, लेकिन वो रिफाइंड नहीं होता इतना, तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा। अगर आप को पूरी तरह से एडिक्शन हो चुका है, मैं नहीं छोड़ सकता, तो धीरे धीरे आप यहाँ पर गुड़ का यूज़ करके उसको छोड़ सकते हो। समझ में आया? चलो वो टॉपिक दूसरा यार कभी बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। तो रॉ शुगर आप समझ गए, रॉ शुगर सबसे ज़्यादा दुनिया भर के देश जो है वो मंगाते हैं। और जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, बिल्कुल जो तैयार प्रोडक्ट होता है, वो रिफाइंड शुगर होती है सफ़ेद कलर की, ठीक है। और उसका जो ICUMSA स्टैंडर्ड जो होता है वो 45 का होता है, मतलब इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस। ये क्या है? ये बेसिकली यहाँ पर शुगर कितना प्योर है उसको मापने का एक तरीका है, वो उसके कलर के बेसिस पर मापा जाता है, उसका कलर कैसा है। अगर यहाँ पर किसी भी चीनी का जो वैल्यू है, मतलब कह सकते हो कोई भी चीनी का वैल्यू, ये खासकर जो ICUMSA है, ये लोअर होगा तो मतलब चीनी उतनी ज़्यादा सफ़ेद होगी, उतनी ज़्यादा वाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा वाइट केन शुगर है, इसका जो ICUMSA वैल्यू होता है वो 45 के लगभग होता है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। दुनिया भर का जो ज़्यादातर शुगर का, चीनी का व्यापार होता है वो कच्ची शुगर का व्यापार होता है। मैंने आपको बताया था जो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, क्योंकि हम इसको बल्क में ऐसे बिना किसी बोरे वगैरह में डाले ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। लेकिन वाइट शुगर को आपको प्रॉपरली पैकेजिंग करनी पड़ती है, अलग अलग 50 किलोग्राम के जो पॉलीप्रोपिलीन बैग्स होते हैं वो बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इसको कंटेनर में स्टोर करके तब जाकर इसको ट्रेड करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है। लेकिन रॉ शुगर में इस प्रकार की कोई बैगिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और बायर जो है इसी को प्रेफर करता है कि भैया सीधा यहाँ पर उठाओ, रिफाइनरी में पहुँचाओ और वहाँ पर रिफाइन करने के बाद में चीनी को बनाओ।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया एक्सपोर्ट करने में कहाँ पर रुक गया, कहाँ पर इंडिया से चूक हुई है, उसके पीछे के यहाँ पर कुछ और चीज़ें ही बताई गई हैं। देखो, एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने के लिए ना आपको जो है ना एक तरीके से फॉरेन कस्टमर्स भी चाहिए और आपको एक अच्छी क्वालिटी का, आप ऑब्वियस ये बात है, देखो यार आपके पास में कस्टमर तभी आएगा जब एक क्वालिटी आप प्रोवाइड करवा रहे होंगे। अब हमारे वीडियोस लोग देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत क्वालिटी मेंटेन करने की, इस वजह से लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर कोई और दूसरा अच्छी क्वालिटी देगा तो लोग यहाँ पर उसको प्रेफर करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो जो भी यहाँ पर एक जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 2017-18 तक आप देखोगे तो इंडिया ने ज़्यादातर जो वाइट शुगर है उसको यहाँ पर ट्रेड किया है और कहीं ना कहीं इंडिया का शुगर हमेशा से लो क्वालिटी का शुगर देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में लो क्वालिटी का शुगर माना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खुद जाकर इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, साउथ कोरिया गए, चाइना गए, बांग्लादेश गए और वहाँ पर लोगों के अंदर में जागरूकता फैलाई कि इंडिया का रॉ शुगर की क्वालिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, इंडिया की शुगर को आप कहीं कमज़ोर मत समझ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आई है। अब देखो, इंडिया को थोड़ा एक फ़ायदा भी है क्योंकि जब व्यापार की बात करते हैं तो मैंने आप बोला ना, ब्राज़ील में भी बहुत सारा चीनी का उत्पादन होता है और लोग यहाँ पर उसी चीनी का यूज़ करते हैं। तो सपोज इंडोनेशिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है और ब्राज़ील यहाँ पर है, तो दिक्कत यहाँ पर यह कि अगर इंडोनेशिया ब्राज़ील से चीनी मंगाएगा तो इसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आएगा। जबकि यहाँ पर इंडिया को फ़ायदा ये मिल जाएगा कि इंडिया भी चीनी का उत्पादन करता है, तो इंडोनेशिया इंडिया से अगर परचेज करेगा तो इसमें कॉस्ट वगैरह कम लगेगा और बहुत जल्दी कम समय में यहाँ पर इंडोनेशिया में वो चीनी पहुँच पाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और फ़ायदा भारत को ये मिल जाता है क्योंकि ब्राज़ील जो है ना ये अप्रैल से नवंबर के महीने में चीनी को बनाता है और इंडिया अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। भाई जहाँ पे इनका समय खत्म हो रहा है वहाँ पे हमारा शुरू हो रहा है, हम इस समय यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है। तो इंडिया का यहाँ पर ये एक एडवांटेज नज़र आता है पूरा का पूरा चीनी को लेकर। क्लियर हो गया ना दोस्त। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है बटरफ्लाई इको पार्क के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। क्यों? बटरफ्लाई इको पार्क जो कि त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में एक जगह है छोटा कोला नाम की, वहाँ पर आपको ये इको पार्क देखने को मिलेगा। ये इको पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा के अंदर बेसिकली एक तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? त्रिपुरा में। तो इस तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ही ये आपको बटरफ्लाई इको पार्क देखने को मिल जाएगा। तो ये जो पहला बटरफ्लाई इको पार्क है नॉर्थ ईस्ट में, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो ध्यान रखना, ये बटरफ्लाई इको पार्क कहाँ पर है? तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जस्ट पास में, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक लौता और पहला बटरफ्लाई पार्क आपको ये नज़र आएगा, जहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं और उसके बाद में अलग अलग देशों से भी जाते हैं। बांग्लादेश से कई सारे लोग जाते हैं अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, उनको देखने के लिए। तो बटरफ्लाई इको पार्क चर्चा में है। तो बटरफ्लाई इको पार्क ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो इंडिया बांग्लादेश के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहीं पर स्थित है। एक मैप में लेकर आया था यार। त्रिपुरा कहाँ पर है? तो ये देखो, ये इंडिया का ना पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। अब त्रिपुरा को देखना है तो त्रिपुरा यहाँ पर है, नीचे इसके बांग्लादेश है। तो बॉर्डर पर जस्ट आपको ये रीजन देखने को मिल जाता है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वहीं पर ये इको पार्क भी प्रेजेंट है। समझ में आया? तो इस वजह से यहाँ पर लोगों की जो दिलचस्पी है वो यहाँ पर बनी रहती है। ये जो पार्क है ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जस्ट पास में, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बेसिस पर आपको तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी ज़रूर से पता होना चाहिए। तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। यहाँ पर अलग प्रकार के प्लांट्स वो पाए जाते हैं, जैसे मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। जानवरों की बात करें तो इंडियन गौर यानी बाइसन, डियर, हुकलॉक गिबॉन हो गया, हुलॉक गिबॉन हो गया, गोल्डन लंगूर, इस प्रकार से कई सारे जो और भी जानवर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे सैंड बैटरी के बारे में। तो सैंड बैटरी चर्चा में, और सैंड बैटरी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि फिनलैंड जो कि एक देश है, इन्होंने दुनिया का पहला सैंड बैटरी जो है उसको इंस्टॉल कर लिया है। और इस सैंड बैटरी की मदद से ये काफ़ी सारी जो गर्मी है, काफ़ी सारी जो हीट है, उसको ये इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और जब लाइट ना आए तो इससे बिजली बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो जो बैटरी है ये किससे बनी है? सैंड से, रेत से। यहाँ पे रेत का यूज़ किया गया है, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये बैटरी बनी है सैंड से। कैसे बनी है? आओ मैं आपको इस पूरे पिक्चर के माध्यम से समझा देता हूँ कि कैसे सैंड बैटरी काम करती है। सबसे पहला कदम क्या होगा? आपको बिजली का उत्पादन करना होगा। और ध्यान रखना, बिजली का उत्पादन कोयला जलाकर नहीं करना है, क्योंकि कोयला जलाओगे तो उससे प्रदूषण होगा। तो इस वजह से आपको रिन्यूएबल तरीके से
जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो करना होगा, यानी कि सोलर पैनल हो गए या विंड एनर्जी हो गई, इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन करना होगा। अब यहाँ से जो भी बिजली बनेगी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 30% जो एनर्जी होगी वो सीधा लोकल एरिया में भेज दिया जाएगा कि भाई आप लोग अपने बिल्डिंग वगैरह में यूज़ कर लो। लेकिन बाकी जो 70% बिजली यहाँ से बनेगी उसको यहाँ पे एक कंटेनर में रेत भर के उस सैंड बैटरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 70% कहाँ पे रख दिया जाएगा, इस सैंड बैटरी में। और जो इसमें रेत भरी हुई होगी ना, उस रेत को 600 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्माहट के ऊपर में रखा जाएगा। इतना गर्म किया जाएगा रेत में, ताकि इस रेत में काफ़ी सारी जो गर्मी है, जो हीट है, हम उसको स्टोर करके रख सकें। अब जो इसमें स्टोर्ड एनर्जी है ना, उसका हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि विंटर के समय में, सर्दियों में यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं फिनलैंड जैसे देशों में, क्योंकि हमेशा ठंडी पड़ती है। नॉर्दर्न रीजन में आपको ये कंट्रीज़ नज़र आती हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर करके रखी है उसका विंटर में यूज़ करेंगे। और इस एनर्जी से कोई पोल्यूशन भी नहीं हुआ है, इसको हम रेत को गर्म करके रख ही रहे हैं, काफ़ी गर्म है। और फिर बची कुछ एनर्जी हम बाद में विंटर के समय पर जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं सैंड बैटरी से। बात क्लियर हो गई। तो सैंड बैटरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया। तो फिनलैंड यहाँ पे दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने सैंड बैटरी को अपने यहाँ पर स्टोर किया है। ये मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है संगीता कलानिधि अवार्ड के बारे में। अब ये जो अवार्ड है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं, यानी कि गायिका हैं, गाती हैं गाना, जिनका नाम है यहाँ पर जयश्री, बॉम्बे जयश्री। तो इनको अभी सेलेक्ट किया गया है संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए, और 2023 का ये जो अवार्ड है उसके लिए यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया। इस वजह से संगीता कलानिधि अवार्ड चर्चा में है। तो इस अवार्ड के बारे में एक एक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है पद्म भूषण है ना, उसके लेकर और भी कई सारे अवार्ड्स को लेकर यूपीएससी पहले ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। तो संगीता कलानिधि अवार्ड का जो पहला पॉइंट है ये बोलता है कि ये कर्नाटिक म्यूज़िक में, ध्यान रखना, जो कर्नाटिक म्यूज़िक है ना, कर्नाटिक म्यूज़िक की फील्ड में अभी तक का एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये अवार्ड कौन देता है, मद्रास म्यूज़िक अकेडमी यहाँ पर इसको देती है। इस अवार्ड में गोल्ड मेडल प्लस एक साइटेशन भी दिया जाता है। प्लस यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक लैंडमार्क इंस्टीट्यूशन है पूरे इतिहास का। हमारे फाइन आर्ट्स की जब हम लोग बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पर ये नजर आएगा। कर्नाटिक म्यूज़िक क्या है, क्योंकि कर्नाटिक म्यूज़िक में अवार्ड दिया जाता है संगीता कलानिधि अवार्ड। तो कर्नाटिक म्यूज़िक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटिक म्यूज़िक बेसिकली आपका सदर्न इंडिया से एसोसिएटेड है, यानी कि साउथ से रिलेटेड है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सभी यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इवन यहाँ पर श्रीलंका जो एक अलग से कंट्री है, ये सभी यहाँ पर जो है ना, ये सारी जो प्लेसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस कर्नाटिक म्यूज़िक को प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को देखते हैं तो दो इंपॉर्टेंट म्यूज़िक निकल कर आते हैं, एक है कर्नाटिक म्यूज़िक और दूसरा है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। और एक है कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक, एक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, नॉर्दर्न वाले रीजन में। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक जो है ये साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, ध्यान रखना। दोनों के बीच में कई सारे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो यहाँ पर राग होते हैं ना, वो राग को यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है थाट में, और इधर जो राग होते हैं इनको यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है मेलाकर्त में। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको यहाँ पर इतना ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में गायकी भी, यानी गाया भी जाता है और इंस्ट्रूमेंट भी बजाए जाते हैं। कर्नाटिक म्यूज़िक में आप देखोगे इनका ज़्यादा फोकस यहाँ पर गायिका पे होता है, गाया ज़्यादा जाता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। थोड़ा गाय के ऊपर में, गाना के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो नाम यहाँ पर इनका ध्यान रखना, बॉम्बे जयश्री यहाँ पर इनका नाम है। इनको संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 के लिए म्यूज़िक अकेडमी ने चूज़ किया है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। बस आज हमारे आर्टिकल की होती है समाप्ति। अब फटाफट हम लोग अपने जो भी क्वेश्चंस आज के वीडियो से बने हैं उन क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस करते हैं। और पहले मैं क्या करूँगा, आपको लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, फिर आप लोग को यहाँ पर सारे के सारे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं, और लास्ट में आपको सारे आंसर एक साथ बताऊँगा ताकि आप इसको चेक कर सको, मैच कर सको, और मैच करने के बाद में जो अपना स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सको। तो पहला क्वेश्चन बात करता है पार्किंसन डिजीज के बारे में। पार्किंसंस डिजीज को लेकर, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, पार्किंसंस डिजीज को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि आपके लीवर को, किसी व्यक्ति के लीवर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है।
दूसरा स्टेटमेंट, आज के समय में कोई भी इसका ब्लड लेबोरेटरी या कोई भी रेडियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है जो कि इस बीमारी का पता लगा सके। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। तो यहाँ पर इस इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन बात करता है संगीता कलानिधि अवार्ड के बारे में। तो संगीता कलानिधि अवार्ड को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इसको हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक की फील्ड में एक हाईएस्ट अवार्ड की तरह मानते हैं, क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट, इस अवार्ड को संगीत नाटक अकेडमी हर साल प्रोवाइड करवाता है, हर साल यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी देती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर बात की गई है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में चर्चा में देखने को मिली है, बताना है कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सभी लोग सही देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च एंड इंस्टॉल द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी। इन चारों देशों में से कौन सा एक देश है जिन्होंने सबसे पहली बार दुनिया का पहला जो सैंड बैटरी है उसको यहाँ पर लॉन्च भी किया है और इंस्टॉल भी कर लिया है? इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी जो हीट है वो स्टोर की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से। तो कौन सा देश है जो यहाँ पर दुनिया की पहली सैंड बैटरी को लॉन्च कर चुका है, इंस्टॉल कर चुका है? फटाफट बताओ। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फिनलैंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब फटाफट हम लोग देखते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा, लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर देखना स्टार्ट करेंगे और फिर आप लोग अपना रीमैच करना और देखना कितना आपका स्कोर आया है। तो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा देश है जिसने दुनिया का जो पहला सैंड बैटरी है उसको लॉन्च और इंस्टॉल किया है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। तो फिनलैंड यहाँ पर दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिन्होंने सैंड बैटरी को अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और इसको यहाँ पर इन्होंने लॉन्च भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, कौन से राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में आपको स्थित देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संगीता कलानिधि अवार्ड को लेकर। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक हाईएस्ट अवार्ड है हिंदुस्तानी म्यूजिक की फील्ड में, ये गलत बात है। ये कर्नाटिक म्यूजिक की फील्ड में एक हाईएस्ट अवार्ड है, दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है संगीत नाटक अकेडमी इसको हर साल देता है, नहीं नहीं नहीं, संगीत नाटक अकेडमी नहीं देता है इसे। बताओ कौन सी अकेडमी इसको हर साल ये अवार्ड देती है, ये वाला अवार्ड प्रोवाइड करवाती है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में उस अकेडमी का नाम लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दैट इज वाई यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेदर 1 नर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेकर। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये साल में रिपोर्ट पब्लिश होती है, कौन सा संगठन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। आप लोगों से एक सिंपल सा अलग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। आगे आते हैं उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर में यह स्थित है। ये जो नेशनल पार्क है दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अच्छा, यहाँ पर ना एक डियर पाया जाता है, उसका नाम क्या, जरा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। वो डियर केवल और केवल इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। फटाफट उसका नाम भी लिख देना, आपको याद आ रहा होगा, एक और छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पार्किंसंस डिजीज को लेकर। तो पार्किंसंस डिजीज को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि प्राइमरीली लिवर फंक्शन को अफेक्ट करता है।
ये तो गलत बात है ना। लीवर के फंक्शन से यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, ये आपका ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आज के समय में कोई भी ब्लड लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकल टेस्ट इसका अवेलेबल ही नहीं है जो कि पार्किंसंस डिजीज का पता लगा सके। ये हकीकत बात है, कोई ऐसा टेस्ट अवेलेबल है ही नहीं। दैट इज वाई ऑप्शन बी आपका सही है। तो केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो ये थे गाइज आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।